बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम आज का एजेंडा में। आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नजर, वो खबरें जो आज की सुर्खियां करेंगी तय, वो खबरें जो तय करेगी खबरों का एजेंडा। और ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेटकर हम आपके सामने लेकर आए हैं आज का एजेंडा में। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। सबसे पहले देखते हैं क्या है आज का एजेंडा। अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। कृषि सुधार कानूनों पर बातचीत की संभावना, किसान संगठनों और सरकार के बीच अगले दौर की अहम वार्ता भी आज। चक्रवाती तूफान बुरेवी को लेकर केरल और तमिलनाडु में अलर्ट, राहत शिविर और नियंत्रण केंद्र स्थापित, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। प्रधानमंत्री ने केरल और तमिलनाडु को दिया हर संभव मदद का भरोसा। कल सुबह तूफान के टकराने की आशंका। और कोलकाता और बेंगलुरु में जारी है कोवैक्सीन ट्रायल का तीसरा चरण। डॉक्टर रेड्डी ने भी शुरू किया स्पुतनिक 5 वैक्सीन का ट्रायल। बाजार परिसरों के लिए जारी हुए नए दिशा निर्देश। रूस में बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक टीकाकरण के निर्देश। ब्रिटेन में फाइजर बायोनटेक वैक्सीन को मिली मंजूरी। अमेरिका में भी वैक्सीन की वितरण योजना तैयार। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले कृषि कानूनों पर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें हैं, इस पर बातचीत करते हैं। और कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज लगातार 8वां दिन है और आज सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस मामले का कोई हल निकल पाएगा। दरअसल आज केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधि एक बार फिर बातचीत के लिए वार्ता की मेज पर बैठेंगे। लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर यह भी है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात करने वाले हैं। संभावना जताई जा रही कि इस मुलाकात में कृषि सुधार कानूनों पर बातचीत होगी। और इससे पहले भी अमित शाह के आवास पर केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की एक अहम बैठक हुई थी। दरअसल 1 दिसंबर को सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत में यह तय हुआ था कि किसानों के प्रतिनिधि संगठन गतिरोध के मुद्दों की सूची बनाकर सरकार को सौंपे, यानी विशिष्ट मुद्दों की पहचान करें ताकि उन पर विस्तार से बातचीत हो सके। पिछली बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अगुवाई में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा था। तोमर ने कहा था कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और किसान विकास हमेशा सरकार की उच्च प्राथमिकता में है। कृषि मंत्री ने दोहराया कि कृषि सुधारों के नए कानूनों को किसान के हित में लागू किया गया है। तोमर ने कहा कि अगर किसानों के इन कानूनों पर कोई आपत्ति है तो सरकार उनकी चिंताओं पर विचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र मौजूद हैं, जो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर से हमारे साथ से जुड़ रहे हैं। क्या खबर है शैलेंद्र, किन मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है? और ठीक बातचीत से ठीक पहले ये मुलाकात क्या कुछ कहती है, क्या इससे संदेश निकलेगा, क्या समझा जाना चाहिए? निखिल, हम जानते हैं कि आज चौथे दौर की बातचीत होनी है सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच। तो ऐसे में उससे ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन 10:30 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ मुलाकात होने वाली है। चूँकि हम जानते हैं कि इस किसान आंदोलन में देखें तो खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और के जो किसान हैं उनकी एक तरह से देखें तो वो इस आंदोलन में प्रमुख तौर पर शामिल हैं। तो ऐसे में पंजाब सरकार का रुख क्या है, उसको लेकर एक तरह से इस बैठक में चर्चा होगी। और साथ ही साथ पंजाब की तरफ से, सरकार की तरफ से, अमरिंदर सिंह की तरफ से क्या सुझाव रखे जाते हैं और उसको लेकर भी बातचीत होने की उम्मीद है। चूँकि हम जानते हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी के रुख को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र करती रही, एपीएमसी एक्ट में सुधार की बात करती रही, कृषि में एक तरह से देखें तो किस तरह से मंडियों के जकड़न से किसान मुक्त हों, उस दिशा में आगे बढ़ने की बात करती रही।
और अब जब सरकार बिल लेकर आई, सदन में देखने को मिला, तब किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी का जो रवैया रहा, उस पर ये सवाल उठे कि आखिर वो दोहरा रवैया क्यों अपना रही है, जब खुद उसने एक तरह से देखें तो इस बात की वकालत की थी जिस सुधारों को मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून के जरिए लागू किया जिसे क्रांतिकारी सुधार बताया गया। अब अगर किसानों के बीच कोई शंका है, कोई एक भ्रम की स्थिति या फिर किसी प्रावधान को लेकर आपत्ति है, तो उस पर विस्तार से जो बातचीत हो रही है उसमें हम जानते हैं कि पहले ही कहा गया है कि किसान एक तरह से स्पष्टता के साथ सामने इस मुद्दों को लेकर आए जिन मुद्दों पर उन्हें आपत्ति है। उससे पहले बैठक दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री अपने तौर पर एक सुझाव रख सकते हैं कि आखिर किस तरह से किसानों के जो मुद्दे हैं उस पर एक सहमति के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो एमएसपी का है। दरअसल किसान ने लगातार इस बात की आपको लगता है कि क्या सचमुच ये जो आज मीटिंग हो रही है, ये सचमुच इसमें एक तरह से कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दों की बात करके उस मुद्दे को कैसे हल किया जाए, इस परिप्रेक्ष्य के साथ में अमरिंदर सिंह आ रहे हैं, या सिर्फ राजनीति? क्योंकि इस पूरे मामले में जो सियासत है वो भी बहुत गर्म है। सभी लोगों को लगता है, जो भी दूसरे दल हैं उनको लगता है कि ये एक मौका है जहां पर सियासत की जा सकती है, रोटियां सेकी जा सकती हैं, किसानों की भावनाएं हैं उनसे खेला जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अपने पक्ष में किया जा सकता है। देखिए, जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो निश्चित तौर पर ये आरोप लगा विपक्षी दलों पर और कांग्रेस पार्टी पर कि दरअसल इस आंदोलन में राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं, और जब भी इस तरह के कोई आंदोलन होते हैं तो इस तरह के आरोप भी लगते हैं और कई बार ये आरोप सच भी साबित होते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये आरोप तो लग ही रहे हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जब ये बातचीत ठीक उस समय होने जा रही है जब किसानों के साथ चौथे दौर की बातचीत आज दोपहर बाद विज्ञान भवन में होनी, और उससे ठीक पहले पंजाब के सीएम की गृह मंत्री से मुलाकात, तो निश्चित तौर पर एक सुझाव लेने की और एक सहमति बनाने की कोशिश होगी कि किस तरह से इस आंदोलन को फिलहाल खत्म किया जाए। चूंकि हम जानते हैं कि बड़ी चुनौती ये है और चिंता भी है, पंजाब सरकार की भी ये चिंता होगी कि ये जो किसानों का जो आंदोलन है, बड़ी संख्या में जो किसान इस आंदोलन में शामिल हैं, इसको पहले खत्म किया जाए और जो भी मतभेद के बिंदु हैं इस किसी कानून को लेकर, जो भी एक तरह से शिकायत है, उस पर किस तरह से सकारात्मक तौर पर पंजाब सरकार की क्या चिंता होगी, इस पर आपसे बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने कहा पंजाब सरकार की भी चिंता होगी, इस पर आपसे बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनुज यादव भी मौजूद हैं विज्ञान भवन से। अनुज, क्या तैयारियां हैं किसानों की तरफ से, क्योंकि पिछली बार कहा गया था कि आप उन बिंदुओं के साथ आइए जो उन किसान के सरकार की तरफ से कहा गया था पिछली वार्ता में, कि किन मुद्दों पर आपको दिक्कत है, कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं उस बिल में, उस कानून में जिसमें आपको दिक्कत है, तो वो शायद किसानों की तरफ से नहीं बता पाए थे। इस बार वो उस तैयारियों के साथ आएंगे, क्या कुछ निकलने की उम्मीद है, क्या कुछ वार्ता रहने की उम्मीद है इस बार? देखिए निखिल, बिल्कुल सरकार ने भी किसानों से यही अपील की थी कि आपको जो कानून बनाए गए हैं उनमें किन किन प्रावधानों पर आपको आपत्ति है उनको आप लेकर आइए, उस पर हम बातचीत करेंगे। निश्चित तौर पर जो सबसे पहली बात है, किसानों के अंदर एक भ्रम की स्थिति ये है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर दिया जाएगा, इस तरह की आशंका उनके मन में बनी हुई है। हालांकि सरकार ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कुछ है तो वो ये है कि इस बार एमएसपी पे वर्ष 2020 और 21 के दौरान जो खरीद की गई है वो अभी तक आज की तारीख तक 19% से ज्यादा एमएसपी पे धान और गेहूं की खरीद की जा चुकी है, और जिसमें पंजाब की सबसे ज्यादा खरीद हुई है। 322 लाख मैट्रिक टन की अभी तक खरीद हुई है। पहला मुद्दा यह है, सरकार इस बात को आज एक बार फिर से जब किसानों के साथ बैठेगी तो इस बात को साफ करेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। जिस तरीके से एक नए कानून के अंदर एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम सरकार ने उठाया उन छोटे किसानों के लिए, जब बुआई का समय आता है तो किसान के सामने सबसे बड़ी दिक्कत निखिल क्या रहती है कि उस पे खाद और बीज खरीदने के लिए उसको लोन लेना पड़ता है या दूसरे लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता है। अगर उस समय प्राकृतिक आपदा के दौरान उसकी फसल खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो ऐसे में जो उसने कर्ज लिया है वो कर्ज का वो भुगतान नहीं कर पाता और किसान के लिए एक समस्या पैदा होती है। तो सरकार ने कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसी भी संस्थान के साथ, किसी भी संगठन के साथ या फिर
किसी भी कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रावधान है कि जो शुरुआती लागत आएगी उसका पैसा वो संस्थान एडवांस में किसान को देगा। किसानों के अंदर भ्रम की स्थिति क्या पैदा की गई कुछ राजनीतिक दलों द्वारा, विपक्ष द्वारा, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की जमीन को व्यापारी ले लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लिखित में होगा, वो एक कुछ समय के लिए होगा, उसकी समय सीमा होगी, और अगर उसके अंदर भी कोई विवाद पैदा होता है तो उसके लिए एसडीएम को पावर दी गई है कि उसका जो अगर कोई विवाद होता है तो एसडीएम उसको सुलझाएगा। तो निश्चित तौर पर यह भ्रम की जो स्थिति है कि किसानों की जमीन ले ली जाएगी, सरकार ने पहले भी सारे किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति जो है सरकार लगातार कह रही है कि उस पर अगर कोई भी किसी भी तरह का भ्रम हो तो बातचीत जारी रखें। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। अनुज, हम एक बार फिर से वापस लौटते हैं शैलेंद्र की तरफ। शैलेंद्र, आपसे बातचीत के दौरान आपने कहा कि पंजाब सरकार भी ये चाहती है कि आंदोलन खत्म हो, ऐसा क्यों? पंजाब में जो सरकार है वो ऐसा क्यों चाह रही है? देखिए, आज जब अमरिंदर सिंह मिलने आ रहे हैं तो ये एक तरह से के संकेत निकलते हैं कि ये आंदोलन आगे न चले, इसको लेकर एक तरह से गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत होगी। तो निश्चित तौर पर चूंकि हम जानते हैं कि बॉर्डर स्टेट है और लंबा आंदोलन चलने पर कई बार आंदोलनकारियों के हाथ से एक तरह से देखें तो स्थिति निकल जाती है और उसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा भी सामने आता है। तो ऐसे में कोई आंदोलन जब लंबा खिंचता है तो अलग तरह की समस्याएं पैदा होती हैं और कई बार स्थिति एक तरह से नियंत्रण से बाहर भी होती है। और दूसरी बात यह है कि जब कई मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है, वार्ता करने की कोशिश हो रही है, और सरकार की तरफ से कहा गया कि खुले मन से जो भी किसानों के बिंदु हैं वो सामने लाएं, उस पर सरकार आगे बढ़ने को तैयार है, चर्चा को तैयार है। हम जानते हैं कि समिति का प्रस्ताव पहले ही दिया गया था। तो ऐसे में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, कोई बिंदु नहीं है जिसपे आंदोलन को अब आगे जारी रखा जाए। ये बात जरूर है कि ऐसी बातें सामने आ रही है कि एमएसपी को लेकर एक लिखित आश्वासन दिया जाए या फिर इस पर कोई। चलिए शैलेंद्र, दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ में आज जो गृह मंत्री की मुलाकात है वो जरूर सुर्खियों में रहेगी और सभी की नजरें इस पर लगी हुई हैं कि आखिर क्या बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अनुज, एक बार वापस आपके पास आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसानों की तरफ से आज क्या कुछ मांग होगी, क्या कुछ संभावना होगी? आप लगातार इस पूरे आंदोलन को कवर करते रहे हैं, क्या कुछ किन तैयारियों के साथ आ जाने वाले हैं वो? देखिए, जो मैंने आपको बताया, एमएसपी उनका सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनका है कि वो चाहते हैं कि इस तरह के जो प्रावधान कानून के अंदर किए गए हैं उनको हटा दिया जाए, उनको वापस ले लिया जाए, जबकि सरकार इस बात को किसानों को समझा रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे देश के किसान इस कानून के विरोध में नहीं हैं। सिर्फ कुछ किसान संगठन हैं जिसमें पंजाब और हरियाणा के सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन ये कानून पूरे देश के लिए बना है। देश के वो मझोले किसान, देश के वो छोटे किसान जिनसे इन कानूनों से फायदा होगा, तो निश्चित तौर पर सरकार की प्राथमिकता में वो किसान भी हैं। तो सरकार बार बार लगातार यही प्रयास कर रही है कि आपके इस विरोध के कारण उन हजारों करोड़ों किसानों को नुकसान होगा जिसका इस कानून से फायदा मिलने वाला है। ये बात सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। एमएसपी भविष्य में हमेशा जारी रहेगा, बल्कि एमएसपी के साथ साथ देखिए दो चीजें जो कानून में की गई हैं निखिल, वो ये है, पहले सिर्फ सरकारी मंडियों में ही अपनी उपज को बेचने की अनुमति किसानों को होती थी, वो भी अपने इलाके के अंदर होती थी। सरकार ने नए कानून में क्या प्रावधान किया है कि आप अपनी फसल को, अपनी उपज को अपने हिसाब से, अपने रेट पर अगर आप दूसरे राज्यों में बेचना चाहते हैं तो वहां भी बेच सकते हैं। इसके अलावा मंडी तो पहले से ही आपके पास उपलब्ध है, मंडी में भी आप बेच सकते हैं। पहले सिर्फ एक उनके पास ऑप्शन था, लेकिन अब उनके पास दो सारे प्रावधानों पर हम विस्तार से बातचीत कर चुके हैं, आपने भी कई बार समझाया है और निश्चित तौर पर किसानों में भी ये वो समझ सकेंगे, ऐसी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अगली खबर चक्रवात से जुड़ी हुई। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित चक्रवाती तूफान बुरेवी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गया है। यह मध्यरात्रि के करीब त्रिकोणलामी से 40 किलोमीटर उत्तर उत्तर पश्चिम में और पंबन से 190 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पश्चिम में और कन्याकुमारी से 380 किलोमीटर दूर पूर्व उत्तर पूर्व में स्थित था। इस तूफान से कि कल सुबह तमिलनाडु के तट से टकराने की संभावना है। पुदुचेरी में इसके प्रभाव से कल रात बारिश भी हुई।
तूफान के कारण केरल के तिरुवनंतपुरम में अलर्ट जारी किया गया है और मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की ताकीद की गई है। दोनों ही राज्यों में एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं। राहत और बचाव से जुड़े कार्यों के लिए ये टीमें पहुंच चुकी हैं। Have been deployed till now, and according to IMD report, today's red alert has been issued for Trivandrum district. If there may be any disaster, then we can respond fast, and for this is the reason why we are working continuously, and we are ready for any disasters response, and we are well equipped with DM equipments, and we are observing the situation continuously. In SCOC and DOC, we are continuous in touch, and if there will be any required of NDRF, then we will respond first. और इससे पहले कल मध्यरात्रि में बुरेवी तूफान श्रीलंका के पूर्वी तट से टकराया, जिस कारण तटीय इलाके में इमारतों और बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचने के अलावा बाढ़ की स्थिति भी बन गई। तूफान के मद्देनजर श्रीलंका के अधिकारियों ने पूर्वी तट से 75,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। लोगों के लिए 237 राहत केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन केंद्र ने लोगों को घरों के भीतर रहने की सलाह दी है। त्रिकोणमाली सहित पूर्वी प्रांत के लोग ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर चक्रवाती तूफान बुरेवी की स्थिति पर चर्चा की। पीएम ने दोनों राज्यों को केंद्र की ओर से मदद का भरोसा दिलाया। पीएम ने ट्वीट के माध्यम से कहा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु एडापादी से टेलीफोन पर बातचीत की। हमने राज्य के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान बुरेवी के कारण बन रही परिस्थिति पर चर्चा की। केंद्र सरकार तमिलनाडु को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। मैं प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा की कामना करता हूं। और चक्रवाती तूफान बुरेवी के कारण बन रहे हालात पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ चर्चा हुई। केंद्र सरकार केरल को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। मैं केरल के प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा की कामना करता हूं। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपस, क्या तैयारियां हैं? कितना भयावह है ये तूफान? अभी निवार तूफान गुजरा है, अगर उससे तुलना करें तो उससे कितना ये भयावह है, और क्या अपडेट्स देंगे आप इस वक्त में? निखिल, सबसे पहले बात तो ये कहूँ कि ये जो तूफान है ये सिर्फ साइक्लोनिक स्टॉर्म इसको कैटेगराइज किया गया कि सबसे निचले क्रम में अगर हम अगर हम बात करते हैं चक्रवाती तूफान का उसको कैटेगराइजेशन करते हैं तो उस हिसाब से सबसे कम उसमें रखा गया। निवार से कम है ये, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी श्रीलंका में इसका एक लैंडफॉल हो चुका है। श्रीलंका से गुजर के ये गल्फ ऑफ मन्नार में अगले 3 घंटे में गल्फ ऑफ मन्नार में आएगा और वहां से फिर वो पंबन की तरफ आएगा। तो ये जो इसकी तीव्रता है, क्योंकि श्रीलंका में करीब 80, 90 और 100 तक इसकी स्पीड इसका आकलन किया गया था। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब तक ये गल्फ ऑफ मन्नार में आएगा और पंबन तक पहुंचेगा दोपहर के बाद, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईएमडी की इसकी जो तीव्रता है वो करीब 70 से 80 के बीच में रह जाएगी। तो इतना ज्यादा भयावह नहीं है, लेकिन 70-80 के स्पीड में भी खासतौर से जो तटवर्तीय इलाके हैं वहां पे जो कच्चे मकान है वहां पे नुकसान होने की बहुत संभावना हो जाती है, और इसी वजह से उन जगहों को खाली किया गया है। करीब 25 एनडीआरएफ की टीमें तमिलनाडु और केरला दोनों में लगाई गई है। एक पुदुचेरी में स्टैंड बाय पे भी है, जिससे कि किसी भी विपदा से निपटा जा सके। एक बात तो ये है। दूसरी जो चीज अहम है कि रेड अलर्ट घोषित किया गया है साउथ केरला, साउथ तमिलनाडु दोनों में आज। तो फिशिंग एक्टिविटी 1 तारीख से बंद है और लोगों को कहा गया है कि वो घर के अंदर है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंबन इलाके में ये जो साइक्लोन है इसका ज्यादा एक इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन वहां से फिर वो मूव करेगा कन्याकुमारी और रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो दोपहर के बाद करीब शाम से लेके कल अर्ली मॉर्निंग अगर हम बात करें तो रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट और पंबन का जो इलाका है इसके बीच में भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, और 70-80 की स्पीड से जैसे हम बता रहे हैं कि हवा चलेगी। तो इस वजह से लोगों को आज शाम से दोपहर के बाद से इनफैक्ट घर में रहने की हिदायत दी गई है। बाहर ना निकलने के लिए चिताया गया है, और फिशिंग एक्टिविटी जैसे मैंने बताया कि वो बंद कर दिया गया, और तटवर्ती जगह से जितने लोग हैं जो कच्चे मकानों में रहते हैं उनको सेफ जगह पे लेके गए हैं, क्योंकि बहुत अहम है
कि जो 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 जी। एहतियात है वो बढ़ती जाए, नहीं तो अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो फिर उससे बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन चूंकि ये साइक्लोन का जो मापदंड है हम बात करें जी। उसमें सबसे निचले क्रम पे है, तो इसलिए इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने की उम्मीद नहीं है। चलिए, तो साइक्लोन के क्रम में सबसे निचले स्तर का ये साइक्लोन है, जैसा कि आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और कोविड-19 के टीके कोवैक्सिन के तीसरे चरण का परीक्षण बुधवार से कोलकाता और बेंगलुरु में भी शुरू हो गया है। तकरीबन 1000 स्वयंसेवकों को इस चरण में वैक्सीन की ये डोज दी जाएगी। कोलकाता में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण कोलकाता स्थित ICMR यानी राष्ट्रीय कॉलरा और आंत्र रोग संस्थान में शुरू हुआ। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने संस्थान में कोवैक्सिन टीके के तीसरे चरण के परीक्षण का उद्घाटन किया। वहीं बेंगलुरु में भी भारत बायोटेक के कोवैक्सिन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुदरा और थोक दोनों ही तरह के बाजारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन के अंदर बाजार बंद रहेंगे। सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजारों को ही इन निर्देशों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, कई अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को बाजार नहीं जाने की हिदायत दी गई है। बाजार में सार्वजनिक व्यवहार को नियमित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ये दिशा निर्देश महत्वपूर्ण है। कंटेनमेंट जोन के अंदर बाजार बंद रहेंगे, सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार खुलने की अनुमति होगी। बुजुर्ग, कई अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और बच्चे बाजार जाने से बचें, ये नए दिशा निर्देशों में कहा गया। और अधिक जोखिम वाले कर्मचारी, बुजुर्ग या गर्भवती कर्मचारियों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। 6 फीट की दूरी, फेस मास्क, हाथ धोने, हैंड सैनिटाइजर के उपयोग जैसी सावधानियों का पूरी तरह से पालन हो। थूकने से बचें, खांसने और छींकते वक्त चेहरे को ढकने जैसा दिशा निर्देशों का सावधानी से पालन करें, ये नए दिशा निर्देश हैं। और रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोविड-19 महामारी से बचने के लिए अगले सप्ताह से टीकाकरण अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। रूस में इन दिनों रिकॉर्ड संख्या में लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए वहां पर लॉकडाउन लागू किया गया है। वैक्सीन के आपदा इस्तेमाल पर विचार के लिए अमेरिका में US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA की 10 दिसंबर को बैठक होगी। उम्मीद है कि इसमें टीकाकरण के संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन विकसित की है। और ब्रिटेन में फाइजर बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। अब यह वैक्सीन अगले 3 सप्ताह में बाजार में आने लगेगी। यह वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और केयर होम में रह रहे लोगों को दी जाएगी। फाइजर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी मिलने को ऐतिहासिक क्षण बताया है। इस वैक्सीन के अंतिम चरण के परीक्षण में इससे कोविड के उपचार में 95% प्रभावी पाया गया है। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। नितेंद्र, सबसे पहले तो जो ब्रिटेन में फाइजर और बायोटेक वैक्सीन को लगाने को मंजूरी दी है, इसको देखते हुए अगर देखा जाए, भारत ने अभी इसके साथ में समझौता तो नहीं किया, लेकिन ना भी नहीं कहा है। किस तरह से इसको देखें कि अगर यहाँ पर इस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है तो किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं? देखिए, जो फाइजर का वैक्सीन है उसका जो खासियत ये है कि -70 डिग्री टेम्परेचर में वो रहता है। तो भारत के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत आसान काम नहीं है और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज नहीं है कि -70 डिग्री के टेम्परेचर में उसको कैसे रखा जाएगा, गांव तक या छोटे शहरों तक कैसे उसके तापमान को, कोल्ड चेन को मेंटेन किया जाएगा। तो एक बड़ी चुनौती है, खासतौर पे जो विकासशील देश हैं, जो भारत जैसे दूसरे देश है, उनके लिए भी। इसलिए बहुत ज्यादा होप हम लोग को नहीं रखना चाहिए देशवासियों को कि फाइजर का वैक्सीन यहाँ आएगा। हाँ, तो कुछ ये होता है, जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होते हैं, WHO के प्रोटोकॉल होते हैं, उनके थ्रू कुछ वैक्सीन आ सकता है, जो एक वो भी सरकार उस स्तर पे देख भी रही है, नजर भी बनाए हुए है। तो अगर उस तरह के वैक्सीन आते हैं तो वो बहुत छोटे अमाउंट में आएगा, लिमिटेड आएगा, और वो में ही दिया जाएगा जब जैसी जरूरत होगी, जिस तरह से
उनको उपलब्ध हो। उम्मीद है फाइजर के वैक्सीन ने निश्चित तौर पे एक मंजूरी दी है, अगले दो हफ्तों में वहां से उनका अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। रूस ने भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। भारत की बात करें हम, निश्चित तौर पे जो हमारा अपना वैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, उसके फेज 3 के ट्रायल चल रहे हैं। हमको 1 महीने का इंतजार करना होगा। 1 महीने बाद उसकी जो पूरी डाटा है वो ड्रग कंट्रोलर जनरल के पास भेजा जाएगा और वहां पर देखा जाएगा कि कितना ये इफेक्टिव है और कोई हार्मफुल तो नहीं है। तो उसके बाद मंजूरी मिलने की संभावना है। बाकी जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जो सीरम फेज 3 ट्रायल इंडिया में कर रहा है, तो उसके भी अगले 2 हफ्ते में वो ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया को वो रिपोर्ट इमरजेंसी और इसके लिए लाइसेंस वो लेने वाले हैं, वो अप्लाई करने वाले हैं। तो उम्मीद हम ये करते हैं निखिल की अगले महीने खासतौर पे जनवरी में 2-3 वैक्सीन जो आएगा वो हमें उम्मीद हमारे देश के लिए भी जगाएगा, क्योंकि जो भारत की जो वैक्सीन है या फिर ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसका तापमान 2 डिग्री से 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में हो रहता है। तो हम अपने घर के फ्रिज में भी उसको रख सकते हैं। तो ये भारत के लिए ज्यादा बिल्कुल मुफीद साबित होगा और उम्मीद किया जा रहा है कि इससे सुरक्षित और प्रभावित होने को भी रहेगा ये जो हमारा टीका होगा। बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आज का एजेंडा में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।